अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकात। नाजरीन, जमात इस्लामी महाराष्ट्र के ऑनलाइन वीकली इज्तिमा में आपका खैर मकदम है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र 5 ता 12 जून हफ्ते माहौलियात बउनवान इंसानियत की कामयाबी, खुद एहतसाबी और खुशगवार माहौल की बाजियाबी, मानवतेचे 2 मिशन, आत्मपरीक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण, ये मुहिम हम मना रहे हैं। इस मुहिम के ज़िमन में आज का ये वीकली इज्तिमा रखा गया है, जिसका उन्वान माहौलियात, तब्दीलियां और तवक्कुआत है। आज के हमारे मेहमान मुकर्रिर सैयद शुजातुल्लाह हुसैनी साहब हैं। साबिक में आप एसआईओ महाराष्ट्र के सदर और एसआईओ ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपने माहौलियात पर काफ़ी कुछ लिखा है, पेशे से आप इंजीनियर हैं। हम आपका आज के इस वीकली इज्तिमा में इस्तकबाल करते हैं। आइए सुनते हैं सैयद शुजातुल्लाह हुसैनी साहब को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अम्मन ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ा व अंज़ला लकुम मिनस्समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितु शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह बल हुम क़ौमुन यअदिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन गिरामी, माहौलियात के हवाले से चंद बातें पेश नज़र हैं। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सूरह नमल की 60वीं आयत से किया। तर्जुमा पेश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए से वो खुशनुमा बाग उगाए जिनके दरख्तों को उगाना तुम्हारे बस में न था। क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा भी इन कामों में शरीक है? हाज़रीन गिरामी, अगर हम इस आयत पर गौर करते हैं, सूरह नमल की 60वीं आयत पर, तब हमें ये मालूम होता है, ये वाज़े तौर पे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माहौलियात के हवाले से चंद ख़ास नेमतों का ज़िक्र किया है, जिनमें पानी का बरसाना, खुशनुमा बागों का उगाना, दरख्तों का उगाना और इन ख़ास मज़ाहिर के हवाले से, माहौलियाती मज़ाहिर के हवाले से अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का ज़िक्र किया है कि क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई दूसरा खुदा भी है जो इन कामों पर क़ुदरत रखता है। इस आयत के मफ़हूम को जब हम समझते हैं तो अंदाज़ा होता है कि माहौलियात की ये नेमतें, बिलख़ुसूस जिनका ज़िक्र हुआ है, यानी बरसात, पानी, बाग, दरख्त, शजर, हजर, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमतें हैं। और ये सिर्फ़ नेमतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे लिए गोया ये अमानत का दर्जा रखती हैं। तो आइए हम इसी अमानतों पर गौर करते हैं और इस अमानत के हवाले से हमारी क्या कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, माहौलियाती मुहिम के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह 5 निकात के तहत समेटने की कोशिश करूँगा। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये कि नेचर ऑफ क्राइसिस। यकीनन हम जानते हैं कि हमारी ये धरती, हमारी ये ज़मीन बेशुमार मसाइल का, माहौलियाती मसाइल का शिकार है और हम इनमें से बेशतर को जानते हैं, लेकिन इनके ग्लिम्सेस को रिकैप करना, उन पर एक नज़र डालना इस पूरे बड़े कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है। मैं इंशाल्लाह इस पर ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं करूँगा, अलबत्ता कुछ ग्लिम्सेस हम ज़रूर देखेंगे। दूसरा मामला, चूँकि हमारी ये मुहिम स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में है, स्टेट सिनेरियो को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चुनांचे हम महाराष्ट्र के तनाजुर में, महाराष्ट्र के पस मंज़र में कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं, बल्कि हमारे लिए ये ख़ास ड्यूरेशन, ये दौरानिया भी बहुत अहम है, जिसको हम पोस्ट कोविड एरा कह सकते हैं। हम नहीं जानते कि ये कोविड का मसला कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, लेकिन हम खुदा की ज़ात से ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये दौर ख़त्म हो जाएगा और आने वाला साल इंशाअल्लाह ये वबा के मसाइल से फ्री होगा। तो अगर हम ये मान के चलें तो अगले साल को हम पोस्ट कोविड एरा कहेंगे। पोस्ट कोविड एरा में क्या कुछ माहौलियाती मसाइल हैं, हम इस पर भी गौर करेंगे। और एक आखिरी चीज़ वो ये कि एक्टिविज़म, कि हमें क्या कुछ करना है इस तनाजुर में और क्या कुछ ड्राइव्स हो सकती हैं, हम इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। तो आइए हम अपनी बात का आगाज़ ग्लिम्सेस से करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेचर ऑफ क्राइसिस, क्या कुछ मसाइल हमारे ज़मीन को दरपेश हैं, हमारी धरती को दरपेश हैं। तो आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ पानी की क़िल्लत, वाटर क्राइसिस, ये एक बहुत बुनियादी क्राइसिस है। तकरीबन दुनिया के बेशतर ममालिक, जिसमें हमारा मुल्क बहुत आगे है, मैं ये कहूँगा, पानी की क़िल्लत का शिकार हैं।
स्टैटिस्टिक्स ये बतलाते हैं कि तकरीबन 78 करोड़ लोग साफ़ पानी से महरूम हैं। 78 करोड़ ये एक दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा है। यही नहीं बल्कि हम कोविड के दौरान मुस्तकिल बतकरार ये सुनते रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर आलूदगी से जुड़ी हुई बीमारी है, और अगर हम साफ़ सुथरा माहौल को मेंटेन करें, बिलखुसूस हाथों को धोते रहें, तो बड़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि तकरीबन निस्फ से ज़ायद बीमारियाँ पानी यानी गंदे पानी की वजह से होती हैं, और दुनिया की एक बड़ी आबादी को साफ़ पानी मैसर नहीं जिससे वो अपनी हाथों की सफाई या बदन की सफाई का काम अंजाम दे सके। यही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी तादाद स्कूल डेज़ सिर्फ पानी की महरूमी की वजह से ज़ाय हो जाते हैं। तकरीबन 44 करोड़ स्कूल डेज़ पानी की कमी की वजह से ज़ाय हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे पानी को जुटाने में अपना वक्त सर्फ करना पड़ता है उन्हें। तो बहरहाल पानी की किल्लत का ये पूरा सिनारियो है। हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं इस वक्त जो पानी की किल्लत की जो पेशन गोइयाँ माहिरीन करती हैं, उसका एक बहुत ही डार्क और बहुत ही ग्रिम सिचुएशन हमें साउथ अफ्रीका में नज़र आती है। कैप टाउन उन तमाम मसाइल से दो चार है आज, जिसके बारे में अक्सर पेशन गोइयाँ की जाती हैं। बहरहाल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ये मसला बड़ा गंभीर है। दूसरा जो मसला है जो सिनारियो के तहत मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो है एयर पोल्यूशन का। तकरीबन 40 बिलियन टन CO2 हर साल हम इस हमारे कुर्रे अर्ज़ में खारिज करते हैं। ज़ाहिर है इनमें बड़ा रोल डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल हैं, लेकिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान का भी इसमें बड़ा रोल है। तीसरी चीज़ ग्लेशियर का पिघलना है। यकीनन हम जिस इलाके में रहते हैं ये वो इलाका है जो कि ग्लेशियर्स या हिमालयन रीजन से बहुत दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर है। हम उसकी कैफियत को नहीं समझ सकते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये बतलाते हैं कि ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं उसकी वजह से समंदरों की सतह जो ऊंची हो रही है, बढ़ रही है, ये अल्टीमेटली उन खित्तों पर असरअंदाज होगी जिन्होंने शायद कभी ग्लेशियर ना देखा होगा। मिसाल के तौर पर मालदीव के जज़ायर हैं, लक्षद्वीप के जज़ायर हैं। ये छोटे छोटे जज़ायर मुमकिन है कि इनका बड़ा हिस्सा डूब जाए, हालांकि इनकी 90% या हो सकता है इससे ज़्यादा आबादी ने कभी किसी ग्लेशियर को देखा भी ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई रीजन स्पेसिफिक मसाइल नहीं है, बल्कि ग्लेशियर हज़ारों किलोमीटर दूर पिघलता है और उसका असर हो सकता है कि हिमालयन रीजन पर ना हो, लेकिन उसका असर बहुत दूर किसी छोटे जजीरे पर होता है। तो ये एक बड़ा गंभीर मसला है, और इससे कई पैसिफिक ओशन के और अरेबियन ओशन के कई छोटे छोटे जज़ायर इस मसले से दो चार हैं। चौथा, प्लास्टिक का इस्तेमाल। आप जानते हैं कि 1953 में जब प्लास्टिक का असल इस्तेमाल शुरू हुआ, जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया, हाई डेंसिटी प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त प्लास्टिक का जो यूसेज था वो शायद बहुत कम था। लेकिन आज आलम यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ही नहीं बल्कि ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी तकरीबन हर फर्द 78 किलोग्राम प्लास्टिक यूज़ करता है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। यही नहीं बल्कि सिर्फ UK जैसे एक छोटे मुल्क में, जिसकी आबादी हमारी सिर्फ किसी एक रियासत जैसी है, यहाँ पर हर साल 128 करोड़ किलोग्राम्स प्लास्टिक का कचरा समंदरों में फेंका जाता है। यही नहीं बल्कि दुनिया में तकरीबन माना जाता है कि 800 करोड़ किलोग्राम समंदरों में प्लास्टिक का कचरा फेंका जाता है। इसकी जो शिद्दत है और इसकी जो हिद्दत है उसका हम अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर हवाई आलूदगी है। 88% लोग ख़राब और आलूदा हवा में इस वक्त सांस ले रहे हैं, और इसका जो नतीजा है आप देख रहे हैं कि वबाई अमराज वगैरह, दिल के अमराज, फेफड़ों के अमराज, स्ट्रोक्स, ये सारी चीज़ें जो है किसी न किसी अंदाज में हवाई आलूदगी से रिलेट करती हैं। फिर पेस्टिसाइड्स हैं, बायोडाइवर्सिटी का मामला है। इस वक्त तकरीबन 17 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो किसी न किसी तरीके से एक्सटिंक्शन का, मादूमियत की ख़तरे का शिकार हैं, और मुमकिन है कि वो धरती से गायब हो जाएं, हमारी ज़मीन से गायब हो जाएं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है जिसकी वजह से तमाम स्पीशीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर इस पूरे कुर्रे अर्ज़ को संभाले हुए हैं, जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम इसको इमेजिन नहीं कर सकते कितने शदीद मसाइल से हमारी धरती दो चार होगी। तो बहरहाल ये नेचर ऑफ क्राइसिस हैं। अब आइए हम अपने स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी रियासत महाराष्ट्र इस मानों में बड़ी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ग्रीन स्टेट है और माहौलियाती लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए कि इसका जो मगरबी किनारा है वो सह्याद्री रीजन और उसकी वादियों से घिरा हुआ है। जो लोग कोकन के बासिंदे हैं वो जानते हैं कि किस कदर हरा भरा और किस कदर यानी बायोडाइवर्सिटी से माला माल ये इलाका है। यही नहीं बल्कि महाराष्ट्र का जो
नॉर्दर्न बेल्ट और उसके साथ साथ ईस्टर्न बेल्ट, ये तमाम इलाक़ा जो बिलखुसूस सतपुड़ा की वादियों से घिरा हुआ है, ये इलाक़ा भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी से रिच और जंगलात और हरियाली से मालामाल इलाक़ा है। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि महाराष्ट्र एक माहौलियात के हवाले से हिंदुस्तान की एक बहुत अहम रियासत है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है स्टेट सिनेरियो। हमारी ये मुहिम माहौलियात की मुहिम महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में है, महाराष्ट्र के तनाजुर में है। हमें कुछ बातें महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर समझनी चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र का ताल्लुक़ है, मैं ज़रूर कहूँगा कि महाराष्ट्र कई मानों में और ख़ास तौर पर माहौलियात के हवाले से हिंदुस्तान की एक बहुत ही अहम रियासत। जहाँ तक बारिश का मामला है, ये बारिश के हवाले से बहुत मालामाल है। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पार्ट है, आप जानते हैं कि यहाँ पर बारिश का औसत 1500 से 2000 mm बारिश यहाँ पर होती है। यही नहीं बल्कि जो ईस्टर्न पार्ट है, गढ़चिरौली और चंद्रपुर का रीजन, ये यहाँ पर भी बारिश तकरीबन 1400 mm सालाना होती है। इस हवाले से ये हिंदुस्तान के उन इलाक़ों में शुमार होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नतीजतन आप देखिए, आप हिंदुस्तान के जंगलात के जो मैप है उसमें भी आप देखेंगे कि ये पूरा इलाक़ा आपको बहुत ग्रीन नज़र आता है, बहुत हरा भरा नज़र आता है। अलबत्ता महाराष्ट्र का जो सेंट्रल पार्ट है, महाराष्ट्र का मराठवाड़े का इलाक़ा और इसके साथ साथ विदर्भ का वेस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न महाराष्ट्र का कुछ इलाक़ा, ये अलबत्ता किसी हद तक ड्राई है और इसके बारे में हम मुख्तलिफ़ माहौलियाती मसाइल के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो आइए हम महाराष्ट्र के इन्हीं सारे तनाजुर में चंद बातों को जानने की और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र के ग्रीन इलाके का मामला है, जहाँ तक महाराष्ट्र की शादाबी का मामला है, आप देखिए कि हुकूमत के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र का तकरीबन 16.47% इलाका जंगलात से घिरा हुआ है। यकीनन ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र पर और ख़ास तौर पे ईस्टर्न महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और चंद्रपुर रीजन पर आप फोकस करें तो आप पाएंगे कि ये जो परसेंटेज है कहीं ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज 16% होता है। इसके मुकाबले में कई और मकामात हैं, जैसे गोवा 60% ग्रीन माना जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान की कई और रियासतें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है, 79% जंगलात से घिरी हुई है। और इसके साथ साथ सिक्किम का रीजन है, ख़ास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की जो कई रियासतें हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन मानी जाती हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र का मामला, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 16% ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में भी कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे हुकूमती आदाद व शुमार तो कहते हैं कि 16% महाराष्ट्र की जो इलाक़ा है वो जंगलात से घिरा हुआ है, लेकिन एक और रिसर्च है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का मिला-जुला रिसर्च, इसमें उन्होंने इन स्टैटिस्टिक्स को भी चैलेंज किया है और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि 16% नहीं है, बल्कि काफ़ी कम है। मामला यह है कि हम बहुत तेज़ी के साथ अपने जंगलात को काटते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न महाराष्ट्र जिसका मैंने जिक्र किया, जो बहुत ग्रीन बेल्ट माना जाता है, गढ़चिरौली का इलाका, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कागज़ के कारखाने हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज़, इनके हवाले से बड़े पैमाने पर जंगलात को काटा जा रहा है और जंगलात की कटाई की वजह से हम अपने ग्रीन जोन्स को खो रहे हैं। यही नहीं बल्कि कई और हवालों से महाराष्ट्र बहुत, मैं कहूँगा कि माहौलियाती हवाले से रिच है। मिसाल के तौर पर अगर नदियों की अगर हम बात करें, मैंने इस सिलसिले में एक आर्टिकल्स की एक सीरीज़ लिखी थी, यकीनन आपकी नज़रों से गुजरी होगी। महाराष्ट्र 4 बड़ी नदियों का मैं कहता हूँ तोहफ़ा है, जिसमें कृष्णा नदी, साउथ की 4 बड़ी नदियाँ, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और नर्मदा और ताप्ती, ये तमाम नदियों का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र से होकर गुज़रता है। और यही नहीं बल्कि अगर हम ईस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें, जिसका मैंने जिक्र किया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली का इलाक़ा, ये यहाँ पर जो नदियाँ गुज़रती हैं, प्राणहिता नदी है, वैनगंगा नदी है, ये हिंदुस्तान की साफ़ सुथरी नदियों में शुमार होती हैं। मामला ये है कि ये कोई बड़े शहर से नहीं गुज़रती, नतीजतन वो पोल्यूट होने के उनके ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। कोई बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री इनके किनारे नहीं है, नतीजतन कोई बहुत ज़्यादा गंदगी इनमें उंडेली नहीं जाती। और फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 1400 से 1500 mm बारिश जब होती है तो नेचुरल रिचार्जिंग का जो प्रोसेस है बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। नतीजा ये है कि ये नदियाँ हमेशा शादाब हैं, और न सिर्फ शादाब हैं बल्कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी भी हैं। इनके मुकाबले में गोदावरी नदी यकीनन उसके पास चार्जिंग का उतना ज़्यादा मामला नहीं है और फिर कई बड़े शहरों से होकर गुज़रती है। नतीजा ये है कि ये पोल्यूटेड नदी मानी जाती है।
लेकिन आप देखिए कि जैसे ईस्टर्न महाराष्ट्र की जिन नदियों का मैंने जिक्र किया, ये बड़ी शादाब नदियां हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा महाराष्ट्र को नहीं होता। ये रिचार्ज होकर फौरी वो तेलंगाना में दाखिल हो जाती हैं और यहाँ के तेलंगाना के रीजन को ख़ास तौर पे कालेश्वरम के ज़रिए ये सैराब करती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि महाराष्ट्र 4 बड़ी नदियों का तोहफ़ा है, और अगर इन्हें बेहतर तरीके से संभाला जाए, ख़ास तौर पे आप देखिए कि कृष्णा नदी साउथ की एक बहुत बड़ी नदी मानी जाती है। अगर इसको हम अच्छे से संभालें तो ये कृष्णा नदी वेस्टर्न महाराष्ट्र की एक बड़ी ज़रूरियात को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है। फिर जहाँ तक वसाइल की बात है, आप वसाइल के हवाले से देखिए कि महाराष्ट्र बहुत रिच है। कोयला, ईस्टर्न महाराष्ट्र ख़ास तौर पे चंद्रपुर रीजन कोयले से माला माल है। फिर हयातियाती तनवुं का जैसे मैंने जिक्र किया कि ईस्टर्न महाराष्ट्र का ही जो जंगलाती इलाक़ा है, ऐबत महल का बड़ा इलाक़ा, यहाँ पर हयातियाती तनवुं की बेशुमार मिसालें हमें नज़र आती हैं। शेरों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पाई जाती है। फिर यही नहीं बल्कि फलों के हवाले से महाराष्ट्र एक बहुत ही ज़रख़ेज़ ख़ित्ता माना जाता है। हिंदुस्तान के सबसे शानदार संतरे, सबसे शानदार बनाना केले और बेहतरीन अंगूर और चीकू, यानी मुख्तलिफ़ फलों का मरकज़ महाराष्ट्र है। और फिर इसके साथ साथ वसाइल के हवाले से जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ भी बायोडाइवर्सिटी और माहौलियात के हवाले से एक बड़ा किरदार, एक बड़ा रोल अदा करती हैं। और महाराष्ट्र का आलम यह है कि तकरीबन महाराष्ट्र का नॉर्दर्न बेल्ट और वेस्टर्न बेल्ट पूरा पहाड़ियों और वादियों से घिरा हुआ है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि जंगलात का मामला है, बायोडाइवर्सिटी का मामला, इन तमाम हवालों से महाराष्ट्र एक बहुत ही रिच स्टेट मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन इस रिच स्टेट के साथ जो मसाइल जुड़े हुए हैं, सिर्फ मसाइल मैं ये नहीं कहूँगा कि नेचुरल मसाइल, बल्कि वो मसाइल जो हमारे अपने हाथों के किए धरे हैं, इन मसाइल पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ 2-3 बड़े मसलों का, और यकीनन हमें एक ज़िंदा तहरीक होने के हवाले से इन मसाइल को एड्रेस करना चाहिए और इन मसाइल पर हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे बुनियादी मसला महाराष्ट्र के हवाले से जो है वो है वो इंडस्ट्रीज़ जिसको शायद हमें उतनी ज़रूरत नहीं है और जिसको बड़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और जो हमारी माहौलियात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही हैं। एक है शराब की इंडस्ट्री और दूसरी है शक्कर की इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले एक दिहाई में, पिछले 10 सालों में शराब की इंडस्ट्री जिस तेज़ी से पनपी है और जिस तेज़ी से फैली है, उसने यकीनन महाराष्ट्र के माहौलियाती रिसोर्सेस को, वसाइल को बहुत तहोबाला करके रख दिया है, उसे बहुत बिगाड़ कर रख दिया है। अगर आप स्टैटिस्टिक पर नज़र डालें, हमें मालूम ये होता है कि तकरीबन हिंदुस्तान की 80% वाइनरीज़ यानी शराब पैदा करने वाली इंडस्ट्री का मंबा और मरकज़ महाराष्ट्र बन चुका है। और महाराष्ट्र का वो रीजन यानी नासिक रीजन जो यानी पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, बहुत ज़्यादा मालामाल नहीं है, वहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ को बहुत तेज़ी के साथ कायम करना और इन इंडस्ट्री को बाज़ाब्ता प्रमोट करना, मैं कहता हूँ कि इसका बड़ा सबब यह है कि इसने सेंट्रल महाराष्ट्र को और बिलखुसूस मराठवाड़ा रीजन को खुश्क करके रख दिया है, उसे सुखा दिया है। आप देखिए कि हिंदुस्तान की, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 80% वाइनरीज़ इन इलाक़ों में पनपी हैं पिछले 10 सालों में। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो बड़े डैम्स थे, महाराष्ट्र के जो इस सेंट्रल रीजन को सैराब करने वाली जो बड़ी नदी है गोदावरी नदी, इस पर जो सबसे बड़ा डैम है जायकवाड़ी डैम जो औरंगाबाद में है, किसी ज़माने में ये डैम महाराष्ट्र के मराठवाड़े के एक बड़े रीजन को सैराब करने के लिए काफ़ी होता था। और अक्सर ये डैम कुदरती रिचार्जिंग के ज़रिए, बारिश के ज़रिए तकरीबन भर जाता था, और इतना भर जाता था कि वो मराठवाड़े की बड़े इलाके की ज़रूरियात को पूरा कर जाता था। लेकिन अब आलम यह है कि इन वाइनरीज़ की वजह से जो नासिक रीजन में पैदा पनपी हैं, तो इस गोदावरी का जो अप स्ट्रीम है जायकवाड़ी से पहले
नासिक रीजन में, वहाँ पर कई छोटे छोटे डैम बनाकर गोदावरी के एक बड़े पानी को वहाँ पर रोक दिया गया है, ताकि उसके ज़रिए इन वाइनरीज़ की ज़रूरत को, इन शराब की इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। नतीजा ये हुआ है कि आप जानते हैं कि 2016 के बाद से मुसलसल हम ये सुनते आ रहे हैं कि किस तरह मराठवाड़े का, ख़ास तौर पे अपर रीजन है जिसमें औरंगाबाद, जालना, यही नहीं बल्कि लातूर, ये तमाम तर इलाक़ा खुश्क हुआ जा रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ खुश्क हुआ जा रहा है। हमने अपने बचपन में देखा कि नांदेड़ में कभी पानी की किल्लत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि नांदेड़ जैसा शहर जो कि गोदावरी के किनारे वाक़ है, वहाँ पर भी पानी की किल्लत और पानी के मसाइल सर उभार रहे हैं। तो अर्ज़ करना यह है कि ये कोई नेचुरल मसाइल नहीं है, ये वो मसाइल नहीं है जो बारिश की कमी की वजह से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप बारिश के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो हमें मालूम ये होता है कि बारिश कभी कम नहीं हुई है। असल मसला ये है कि ये हमारे अपने हाथों का किया धरा है। एक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वाइनरीज़, शराब की इंडस्ट्री। मैं एक और दिलचस्प हकीकत भी बयान कर दूं कि महाराष्ट्र शराब पैदा करने में बहुत आगे है, बल्कि हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट बन चुका है। कंजम्पशन यकीनन महाराष्ट्र में बहुत कम है, ये अच्छी बात है। महाराष्ट्र दीगर पड़ोसी रियासतों के मुकाबले में शराब बहुत कम पीते हैं लोग महाराष्ट्र के, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन महसूस ये होता है जैसे हमारा स्टेट गोया साखी का किरदार अदा कर रहा है, पिलाने का किरदार अदा कर रहा है। अगर कोई अच्छी तहरीक इस मामले में उठे और हुकूमत से मुतालबा करे कि हम क्यों ये काम अंजाम दें, तो हो सकता है कि हम कई माहौलियाती मसाइल को कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज़ जिसका मैंने अपने मज़ामीन में भी ज़िक्र किया है वो है शक्कर इंडस्ट्री महाराष्ट्र की। और ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि महाराष्ट्र के आबी मसाइल बड़ी हद तक इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आलम यह है कि तकरीबन महाराष्ट्र की जो पानी के वसाइल हैं, इसका 71% हिस्सा उन खेतों की तरफ डाइवर्ट हो जाता है जो शुगर कैन के लिए मख्तस हैं, रिज़र्व हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आलम यह है कि बेशतर शुगर इंडस्ट्रीज़ वो पॉलिटिशियंस की मिल्कियत हैं। वो नहीं चाहते किसी सूरत में कि उनके लिए जो रॉ मटेरियल है यानी गन्ने की सूरत में वो मुतासर हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को तरगीब देते हैं कि वो गन्ने की काश्त करें। नतीजतन जो दूसरी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हैं, हम उससे बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम दालों की तरफ तवज्जो नहीं देते, हम अनाज की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, हम शायद दूसरी बहुत सारी ज़रूरी जो हमारी प्रोटीन की ज़रूरियात हैं उस पर तवज्जो नहीं देते। और हमारा जो ज़्यादा मेजर फोकस है, और बिलखुसूस वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़े का जो मेजर फोकस है वो शुगर की तरफ है, जिसकी बज़ाहिर हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज से 50-60 साल पुरानी या हो सकता है 100 साल पुराने माशरे पर नज़र डालें या हमारे अपने ही बाप दादाओं से पूछ लें कि उन्होंने कितनी शक्कर कंज्यूम की थी, तो मालूम ये होता है कि उनकी जो शुगर कंजम्पशन का जो मामला था वो सालाना ईदैन के मौके पर हुआ करता था। बस वो उनकी मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी था। लेकिन आज हम अपने बदन में जिस तेज़ी के साथ शक्कर उंडेलते हैं, इसने हमारी सेहत को भी बिगाड़ के रखा है, यही नहीं बल्कि हमारे माहौल को भी बिगाड़ के रखा है। वो चीज़ जिसकी हमें ख़ास तौर पे ज़रूरत नहीं है, उसकी पैदावार के लिए हम अपने 71% पानी के रिसोर्सेज को खर्च करते हैं। और सिर्फ पानी के रिसोर्सेज को खर्च नहीं करते बल्कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, यानी पीने की ज़रूरियात से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, हमारी सफाई की ज़रूरियात से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम अपने पानी के इतने बड़े ज़ख़ीरे को एक ऐसी चीज़ के लिए सर्व करते हैं जिसकी हमें बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान शक्कर की कंजम्पशन में कई बड़े बड़े ममालिक से बहुत आगे है। हालांकि हमारा जो जीडीपी है, हमारी जो आमदनी है वो बहुत कम है। हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात का कंजम्पशन है, जो प्रोटीन का कंजम्पशन है, उन तमाम हवालों से हम दुनिया के मैप्स में बहुत नीचे नज़र आते हैं। लेकिन जहाँ तक शुगर का मामला है उसमें हम जापान से आगे हैं, हम चाइना से आगे हैं, कई ममालिक से हम आगे हैं। तो ज़ाहिर है कि ये उल्टी स्टैटिस्टिक्स हमें ना समझाई जाती है, ना पॉलिटिशियंस हमें समझने देते हैं, क्योंकि उनके मफादात उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमें ख़ुद इन चीज़ों को समझना चाहिए और इन चीज़ों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम बदतरीन मक़दार में सॉफ़्ट ड्रिंक्स पीते हैं, और सॉफ़्ट ड्रिंक्स का आलम यह है कि ये किस तेज़ी से हमारे जिस्म में जहर उंडेलता है, हम उसे तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। यही नहीं बल्कि हम अपनी पूरी फितरी ज़रूरियात को तिलपट करके रख दिया है। आप ग्राफ देखिए
कि हमने अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात से किस कदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि महाराष्ट्र किस तरह मसाइल का शिकार है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि महाराष्ट्र का जो सेंट्रल पार्ट ही मैं कहूँगा, नासिक रीजन जो औरंगाबाद से थोड़ा यानी गोदावरी के औरंगाबाद के हवाले से अप स्ट्रीम पर वाक़ है, यहाँ पर जो अंगूर की काश्त है इसने महाराष्ट्र के इस सेंट्रल रीजन को, मराठवाड़ा रीजन को बड़ी हद तक सुखा दिया है। फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शक्कर का जो मामला है, तकरीबन शक्कर का आलम ये होता है कि 2515 लीटर पानी दरकार होता है पर किलोग्राम शक्कर की ओवरऑल काश्त के लिए, पर किलोग्राम शक्कर की ओवरऑल प्रोडक्शन के लिए। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पैमाने पे हम शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं उसने हमारी ज़मीन को, हमारी नदियों को किस कदर सुखा के रख दिया है। तो अर्ज़ करना ये है कि हमारे इस फूड हैबिट ने बहुत गज़ब ढाया है हमारी इन्वायरमेंट पर। मैं कुछ मुख्तसर रिकैप कर लूँ कि महाराष्ट्र होम ऑफ रिवर्स एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम्स भी है। स्टैटिस्टिक्स ये बतलाते हैं कि तकरीबन 41% हिंदुस्तान के जो डैम्स हैं वो महाराष्ट्र में वाक़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र आबी वसाइल के लिहाज से बिल्कुल महरूम नहीं है। आम तौर पे जब कभी सूखा होता है, जब कभी कहत का मामला मसला दरपेश होता है तो जहन ये जाता है कि शायद बारिश कम हुई है, शायद हमारी स्टेट पानी के वसाइल के हवाले से गरीब है, ये जहन हमारा जाता है। लेकिन मैं अर्ज़ कर दूं कि ना ही बारिश के मामले में कमी हुई है, कुदरत ने उतना ही बारिश हमको दिया है जितना, थोड़ा बहुत ग्राफ फ्लक्चुएट होता है, ये बात सही है, लेकिन बड़ी हद तक कोई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं हुआ है। और ना ही पानी के वसाइल के हवाले से हम महरूम हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 41% इंडिया के बड़े डैम्स महाराष्ट्र में वाक़ हैं। रिच ऑफ रिसोर्सेस है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आबी वसाइल, जंगलाती वसाइल, बायोडाइवर्सिटी के तनावो, ये सारी चीज़ें, और फिर काश्त के हवाले से फ्रूट्स वगैरह सारे हवालों से महाराष्ट्र बड़ा माला माल है। लेकिन इम्बैलेंस्ड यूसेज ऑफ वाटर, वाइनरीज़ और बिलखुसूस शुगर इंडस्ट्री ने हमारे माहौलियात को तिलपट किया है। फूड हैबिट्स का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि फ़ूड हैबिट्स और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं इसने बड़ी हद तक हमारे लिए कई मसाइल खड़े किए हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो जो बड़े रीजन्स हैं इंडिया के, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, इन तमाम रीजन से आप कंपेयर कर लें तो सिर्फ साउथ सॉफ्ट ड्रिंक्स के मामले में हमसे काफ़ी आगे है। लेकिन जो दीगर तमाम रीजन्स हैं, बाकिया रीजन्स, उसमें जो वेस्टर्न रीजन है जिसमें महाराष्ट्र एक बड़ा रोल अदा करता है, सॉफ्ट ड्रिंक के कंजम्पशन में बहुत लीडिंग पोजीशन पर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक बहुत ही ऐसी चीज़ जिसकी कतन हमें ज़रूरत नहीं है उसका कंजम्पशन करके हम अपने आबी वसाइल को खो रहे हैं। आप जानते हैं कि दीगर जो स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर केरला की आप प्लाचीमाड़ा तहरीक के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह वहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ ने जब ज़मीन से ख़तरे को निचोड़ना शुरू किया तो उसके ख़िलाफ़ एक पूरी अवामी मूवमेंट खड़ी हो गई। सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने भी उसमें अपना एक बड़ा रोल प्ले किया था और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी गलती माननी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाई और फिर वहाँ से अपना बोरिया लपेटना पड़ा। तो मामला सिर्फ केरला जैसी तरक्की याफ्ता या मैं यूँ कहूँ कि बाशऊर रियासत का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की वो रियासतें जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, उन्होंने भी इस मामले में एक बहुत वाइब्रेंट रोल प्ले किया है। कई ऐसी तहरीकात का जिक्र हमें राजस्थान में भी मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। लेकिन क्या वजह है कि महाराष्ट्र जैसी तालीम याफ्ता रियासत, महाराष्ट्र जैसी बाशऊर रियासत में ऐसी कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आती जिसने इन बड़े मसाइल, इंसानों के अपने किए धरे मसाइल पर कोई ख़ास तवज्जो दी हो। हमें ऐसी मूवमेंट हमें यहाँ क्यों नज़र नहीं आती। यही नहीं बल्कि फ़ूड हैबिट्स ने भी बहुत हमारा बेड़ा गर्क किया है। और फिर हेवी ड्रिलिंग ऑफ बोरवेल्स, हम अपनी ज़मीन का ख़तरा निचोड़ रहे हैं। बहुत हैरत होती है कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के मुकाबले में पर ईयर ड्रिलिंग का जो मामला है, यानी ज़मीन में ड्रिल करके पानी को सक कर लेना, ड्रिलिंग जो रिग्स हैं इसकी सबसे बड़ी तादाद हमें तमिलनाडु में नज़र आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रिलिंग महाराष्ट्र में होती है। और महाराष्ट्र में जो पर ईयर ड्रिलिंग का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। तो
तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हम अपने नदियों के आबी वसाइल को खींच रहे हैं, सुखा रहे हैं, वहीं साथ साथ ज़मीन की गहराइयों से अब पानी को खींचकर उसे भी सुखाने पर तुले हुए हैं। ज़मीन में अल्लाह ताला ने जो एक्विफायर्स रखे हैं, उनमें से कुछ एक्विफायर्स तो वो हैं जो शायद हज़ारों साल से अल्लाह ताला ने महफूज रखे। हम उसकी एक्चुअल हकीकी ज़रूरत के बारे में नावाकिफ़ हैं कि क्यों अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े आबी ज़ख़ायर, आप यूँ कह लीजिए कि बड़े बड़े तालाबों को अल्लाह ताला ने ज़मीन की गहराइयों में छुपा रखा है। और ये वो तालाब हैं जिसे हम निकाल नहीं सकते थे, हज़ारों साल से वो ज़मीन की गहराइयों में मौजूद हैं, और उसका क्या इन्वायरमेंटल रीज़न है हमें उसका इल्म नहीं। लेकिन अब मालूम ये होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि हम ऐसी ज़मीन की गहराइयों में 3-3 हज़ार फुट तक रिगिंग करके हम ज़मीन की गहराइयों से कतरा कतरा निचोड़ रहे हैं। हमें कई ऐसी ख़बरें भी पढ़ने में आई हैं कि किस तरह 2000 साल पुराने एक्विफायर को भी हमने ड्रिल किया है और उससे भी हम पानी सक करने पर तुले हुए हैं, पानी खींचने पर तुले हुए हैं। तो बहरहाल ये हेवी ड्रिलिंग भी जो है ये हमें हमारे लिए आगे बड़े मसाइल खड़े कर सकती है। फिर जो महाराष्ट्र की जो नदियों का जो मामला है, इसमें तकरीबन आप स्टैटिस्टिक्स पाएँ, तकरीबन 49 नदियाँ ऐसी हैं जो पोल्यूटेड डिक्लेयर की जा चुकी हैं। तो कुल मिला के ये कि महाराष्ट्र न सिर्फ ये कि कई वसाइल से माला माल है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, लेकिन वहीं अपने हाथों इन्हें उजाड़ भी रहे हैं। और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई बहुत शानदार मूवमेंट उठ खड़ी ना हो तो ऐन मुमकिन है कि हमें आने वाले दिनों में ज़्यादा सूखे का और ज़्यादा माहौलियाती मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आइए कुछ बातें अब हम पोस्ट कोविड इरा यानी पोस्ट कोविड जो दौर रहेगा उस हवाले से माहौलियात के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि मैंने भी गुज़िश्ता दिनों हादिया के लिए एक मज़मून लिखा था, कई तफसीलात उसमें बयान की गई हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि जिस तरह गुज़िश्ता 2 साल 2020 और 21 का जो तकरीबन आधा साल कोविड के हवाले से दुनिया के लिए फ़िक्रों का मरकज़ रहा, तो माहिरीन ये कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाला साल 2022 और उसके बाद का दौरानिया माहौलियात के हवाले से ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। और ये हमारी जो कंसर्न्स हैं, हमारे जो अटेंशन है, हमारी फ़िक्रों का मरकज़ मुमकिन है माहौलियात के इश्यूज़ रहेंगे। ये आप एक चार्ट देख रहे हैं, लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट से मैंने इसको अख़ज़ किया है। इस चार्ट से हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह तकरीबन लिविंग प्लैनेट की रिपोर्ट हमें बतलाती है गुज़िश्ता 15 साल से मुस्तकिल तौर पर यह एनालाइज़ किया जाता रहा कि दुनिया के टॉप 5 मेजर इश्यूज़ कौन से हैं, बड़े मसाइल कौन से हैं। तो हमेशा ये मसाइल अलग अलग रहे हैं। कभी समाजी मसले ने पहली पोजीशन ली, कभी इकनॉमिक इश्यूज़ ने, माशी मसाइल ने फ़ौक़ियत पाई, कभी किसी और नोयत के मसाइल ने हायर पोजीशन ली। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आने वाले सालों में तकरीबन तमाम टॉप 5 इश्यूज़ वो माहौलियात से मुताल्लिक़ रहेंगे जो इस चार्ट से ज़ाहिर होते हैं। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अब आने वाले सालों में यानी पोस्ट कोविड दौरानिए में जो बड़े इश्यूज़ रहेंगे उस पर हमें फ़ोकस करना है। जैसे तर्ज़ हुकूमत है, आप जानते हैं कि कोविड का भी जो इशू है बड़ी हद तक माहौलियात से मुताल्लिक़ है। ये वहाँ पर ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी रही जो जहाँ पर निस्बतन हवा में ज़्यादा आलूदगी शामिल रही। अब जब पोस्ट कोविड का मामला है, इस दौर में जो बड़े इश्यूज़ रहेंगे वो ये कह रहे हैं कि तर्ज़ हुकूमत एक बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि हुकूमतों का जो फोकस है वो कोविड पर रहा है। तो आयन मुमकिन है कि आने वाले सालों में माहौलियात के हवाले से बेतवज्जही और अटेंशन ये बिगड़ जाएगा, उसका तनासुब बिगड़ जाएगा। और तर्ज़ हुकूमत, जैसे आप जानते हैं कि पेरिस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे बड़े बड़े ममालिक की जानिब से, उसको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। जो बड़े ममालिक ख़ास तौर पर अमेरिका का आप जानते हैं रवैया, इस दौरान ट्रंप का रवैया क्या रहा कि उन्होंने उसको खातिर में ही नहीं लाया। तो अक्सर बड़े ममालिक ने पेरिस में किए गए वादों को ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया था। तो अब जब 5 साल बाद एनालिसिस उसका तज़िया हो रहा है तो मालूम यह होता है कि किसी ने भी इसको खातिर में नहीं लाया। तो आयन मुमकिन है इसको माहिरीन अव्वल पोजीशन पर रख रहे हैं कि तर्ज़ हुकूमत एक बड़ा मसला रहेगा और बेतवज्जही की वजह से ज़्यादा बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। फिर दर्जे हरारत में गड़बड़, तकरीबन माना जाता है कि जो मौसमों का जो वेरिएशन है वो बढ़कर 64% हो गया है। हम अपने रीजन में भी देख रहे हैं कि पीक गर्मा में, सख्त मौसम गर्मा में भी अचानक रात में मौसम बिगड़ जाते थे और तेज़ बारिश और बिजलियाँ चमकना शुरू हो जाती थी। तो ये जो वेरिएशन है ये आम तौर पे पहले नहीं देखा जाता था।
अब ये वेरिएशन बढ़कर 64% हुआ है और कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर बहुत तफसीली रिसर्च किया और बताया है कि आने वाले सालों में ये वेरिएशन और ये बिगाड़ ज़्यादा होगा। फिर ये कि ग़िज़ाई वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा और तकरीबन इस वक्त 40% ग़िज़ा, शायद हमारे लिए बहुत चौंकाने वाला फिगर हो, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं इनमें यही मामला है कि जितनी ग़िज़ा वो पैदा करते हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो फेंक देते हैं। तो ये जो ग़िज़ा के वेस्ट करने का मामला है ये हम बस फेंक देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये डिग्रेडेबल है, ज़मीन में जज़्ब हो जाएगा और मामला रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि इसकी वजह से जो ग्रीन हाउसेस गैसेस पैदा होती हैं वो कुर्रे अर्ज़ पर बहुत भयानक उसका रद्द-ए-अमल होता है। चुनांचे इस वक्त पोस्ट कोविड एरा में लोगों की जो एहतियात का जो मामला है और जो सेंसिटिविटी है, उनकी हसासियत बढ़ गई है ग़िज़ा के मामले में, कंजम्पशन के मामले में। नतीजा ये है कि माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ग़िज़ा का वेस्ट बढ़ेगा। हालांकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे दौरानिए में जहाँ दीगर मसाइल में हैं उसके साथ साथ जो ग़िज़ा का प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ है, तो एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई क़िल्लत का भी शिकार होगी। ये भी एक बड़ा मसला है। उसके साथ साथ एक बड़ी तादाद वो लोगों की जिनके पास ग़िज़ा अवेलेबल है, वो ममालिक की जिनके पास ग़िज़ा अवेलेबल है, वो ज़्यादा वेस्ट करने से नहीं चूकेंगे और ये ज़्यादा माहौलियाती मसाइल खड़े करेगा। फिर बायोडाइवर्सिटी का मामला है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह जंगलात कट रहे हैं और जंगलात से भी पोस्ट कोविड का बड़ा ताल्लुक़ है। स्टैटिस्टिक्स ही बतलाते हैं कि कई लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं वो सीधा नेचुरल रिसोर्सेज पर हाथ डाल रहे हैं और उसकी लूट मचा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी हो सकता है ये मज़ाहिर हमारी नज़रों से ना गुज़रे हों, लेकिन अफ्रीकन रीजन में ये बात आम हो गई है कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो जंगलों में जाकर जंगल काट रहे हैं और उसे बेचकर अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजा ये हुआ है कि बड़ी तादाद में जंगल काटे जा रहे हैं। चुनांचे जो अलर्ट्स रिकॉर्ड करने वाली एजेंसीज़ हैं उन्होंने कुछ जंगलात पर फोकस किया और उनके स्टैटिस्टिक्स इतने ख़तरनाक हैं। वो बतलाते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में उनके पास 22,000 अलर्ट्स आए, यानी 22,000 अटेम्प्ट्स हुए दरख्तों को काटने के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में जो इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों को काटने की कोशिशें हो रही हैं, उसका जो एक सालाना दौरानिया कितना ख़तरनाक होगा। तो जब जंगल कटेंगे तो उसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर होगा। जो जंगली हैवानात हैं उनका रुख फिर शहरों की तरफ होगा और ये पूरा जो लाइफ साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। फिर आप जानते हैं कि कचरा, ये भी पोस्ट कोविड मसाइल का एक बड़ा इशू है। ख़ास तौर पर जो बायोमेडिकल वेस्ट है जिसमें पीपीई किट्स हैं और फिर हैंड ग्लोव्स हैं, मास्क्स हैं, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर एक बड़े ख़तरे को कचरे को जनरेट कर रही हैं, कचरे के अंबार को जनरेट कर रही हैं। हमारे मुल्क के स्टैटिस्टिक्स बतलाते हैं कि सिर्फ 2020 में हमने 18,000 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट किया है, जिनमें पीपीई किट्स, ग्लोव्स, फेस मास्क वगैरह शामिल हैं। तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो कचरे का नया अंबार है वो कैसे हमारे मुल्क के माहौलियात पर असरअंदाज होगा। फिर नदियाँ, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कहा जा रहा था कि नदियाँ जो है, लॉकडाउन नदियों के लिए वेंटिलेटर साबित होगा और ये नदियों को प्यूरीफाई करेगा। यकीनन ये हुआ है उस दौरान, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद थी और नदियाँ साफ़ सुथरी हुई। लेकिन जो ही कोविड की सेकेंड वेव शुरू हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह इसने नदियों पर गज़ब ढाया है और इसके बहुत सारे असबाब हैं। अभी कल BBC ने एक अपनी रिपोर्ट बताई, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली और बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट है कि किस तरह गंगा नदी पहली मर्तबा काई से और कंजाल से, हरे कंजाल से लुत्फ़ हो गई है। वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में गंगा को इतना पोल्यूटेड नहीं देखा। ये आप देख सकते हैं, कल ही की BBC की रिपोर्ट है। कुल मिला के पोस्ट कोविड इशू जो है, पोस्ट कोविड जो इरा है, ये माहौलियात पर अपना रोल प्ले करेगा और ग्लासगो कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पता नहीं इसके क्या डिसीजंस होंगे और क्या नताइज होंगे, हमें देखना है। लेकिन बहरहाल ये इसकी अपनी लंबी फहरिस्त है और इस पर हमारी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। आइए अब हम अपनी आखिरी पॉइंट पर आते हैं।
हमने देखा कि किस तरह हमारे महाराष्ट्र रियासत का क्या अहवाल है, पोस्ट कोविड इश्यूज़ क्या रहे, ओवरऑल सिनारियो, ग्लोबल सिनारियो क्या रहा। अब आइए हमें क्या करना है और हम क्या कुछ कर सकते हैं इस हवाले से। सबसे पहली चीज़ मैं महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर कहूँगा कि मूवमेंट फॉर अ रेगुलेटेड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है रियासत के तनाजुर में। स्पेशली ग्रेप्स, अंगूर और शुगर कैन की जो इंडस्ट्रीज़, शुगर कैन की जो काश्त है और उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए पानी का एक रेगुलेटेड मैकेनिज़्म ज़रूर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यही नदियां हैं जो हमारी रियासत को सरसब्ज़ व शादाब रख सकती हैं और उससे रिलेटेड जो कई माहौलियाती मसाइल हैं वो कंट्रोल हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ के इश्यूज़ कंट्रोल हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा वो है ऑडिटिंग ऑफ वाटर यूसेज फॉर सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक की जो इंडस्ट्रीज़ हैं इस पर भी ज़रूर ऑडिटिंग होनी चाहिए और उनके वाटर यूसेज पर, और ख़ास तौर पे जो ड्रिल करके जो पानी को सक करने का जो मामला है उस पर ज़रूर नज़र होनी चाहिए। वैसी ही तहरीकात जैसे प्लाची माड़ा में हुई, उसकी महाराष्ट्र को भी सख्त ज़रूरत है। तीसरी चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हम ये सिर्फ हुकूमतों के करने के काम नहीं, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पर और कलेक्टिव लेवल पर, माशरती सतह पर, समाजी सतह पर भी हमको अपना रोल अदा करना है। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग और उसकी साइंटिफिक अवेयरनेस। हम अल्लाह ताला हमें पानी की शक्ल में बहुत बड़ी नेमत देता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर ही नज़र डालें, अगर हम 800 mm औसत बारिश मानकर चलें और हम अपने एरिया को काउंट कर लें तो मालूम ये होता है कि हम जितनी ज़रूरत है उससे तकरीबन 400 गुना ज़्यादा पानी अल्लाह ताला हमें इनायत करता है। लेकिन होता यह है कि ये पानी आम तौर पे बह जाता है और बहकर फिर समंदर में चला जाता है, उसकी कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर हम इसका बाज़ाब्ता प्रॉपर्ली साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए हार्वेस्टिंग की तरफ मुतवज्जे हों, और ज़ाहिर है कि हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल लेवल पर करना थोड़ा मुश्किल है, कलेक्टिव लेवल पर क्यों ना हो, हम मसाजिद को मरकज़ बनाएं और उसके ज़रिए मसाजिद में वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाएं, जिसके ज़रिए पूरी हमारे मोहल्ले की ज़रूरियात पूरी हो जाएँ और पूरे मोहल्ले में हमारा जो वाटर टेबल है वो बढ़ जाए। अगर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप हो जाए तो ये एक बहुत उम्दा मिसाल हो सकती है। हम ये ज़रूर कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की साइंटिफिक अवेयरनेस और उसके साथ साथ उसके प्रैक्टिकल मॉडल्स। फिर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ग्रीन मसाजिद के मॉडल हम ज़रूर दें। यकीनन हम वो काम कर सकते हैं कि किस तरह हम मसाजिद में एनर्जीज़ को कंट्रोल करें, हम एसी को अवॉइड करें जिसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फिर हम पानी के इस्तेमाल को कंट्रोल करें। यकीनन वज़ू हमें करना है, लेकिन वज़ू के लिए जो अभी बॉम्बे के कुछ हमारे यंग इंजीनियर्स ने नए किस्म के टैप्स को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे पानी के कंजम्पशन बड़ी हद तक कम हो जाता है, सिर्फ 10-20% रह जाता है। क्यों ना हम इन टैप्स का इस्तेमाल करके पानी के कंजम्पशन की एक अच्छी मिसाल पेश करें और ग्रीन मस्जिद के मॉडल्स को हम इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर वॉलंटियरिंग है कि हर सतह पर हमें अपना रोल प्ले करना है। फिर हमें अपने शहरों पर भी नज़र रखनी चाहिए कि ये मामला सिर्फ रियासत का नहीं है। रियासत के कॉन्टेक्स्ट में हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में तो ज़रूर सोचेंगे, हुकूमतों को मुतवज्जे करेंगे, बड़ी समाजी मूवमेंट्स को खड़ी करेंगे, ये ज़रूर है, लेकिन हम अपने शहर के क्या मसाइल हैं इसको भी नज़र में रखें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप स्विट्ज़रलैंड की एक एजेंसी है माहौलियाती मसाइल पर नज़र रखने वाली, IQ एयर, आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह ये एजेंसी दुनिया के हर खित्ते के बारे में, हर छोटे शहर के बारे में भी उसके माहौलियात के मुताल्लिक़ बहुत स्पेसिफ़िक स्टैटिस्टिक्स फराहम करती है कि टेम्परेचर का क्या आलम है, पोल्यूशन का क्या आलम है। आप अभी देख सकते हैं कि नांदेड़ में इस वक्त पोल्यूशन की क्या सूरत हाल है, औरंगाबाद में टेम्परेचर का क्या आलम है, नागपुर में क्या आलम, ये सारी चीज़ें आप इंस्टेंटली इस वक्त क्या हो रहा है देख सकते हैं। तो इस तरह हम अपने शहरों का जायज़ा लेकर वहाँ के स्पेसिफ़िक इश्यूज़ पर नज़र डाल के हम काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो ईस्टर्न महाराष्ट्र का ऐवत महल का रीजन, चंद्रपुर का रीजन, ये बायोडाइवर्सिटी का हब है, इनमें ही शेरों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये कि हमारे अपने शहरों के क्या मसाइल हैं, औरंगाबाद के क्या मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र होनी चाहिए। और फिर ये कि हम ग्रीन सिटी कैसे बना सकते हैं अपने शहरों को, पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बैक्टीरियल इम्पैक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। आप जानते हैं कि बीमारियाँ कोविड हो या अब इसके बाद कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस वगैरह, ये तमाम मसाइल ये बैक्टीरियल इश्यूज़ हैं, इसको हम बड़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं बेहतरीन किस्म के ग्रीनरीज़ के ज़रिए और पेड़ पौधों के ज़रिए। फिर अर्बन
अर्बन हीट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हमारे जो शहर हैं वो अर्बन हीट आइलैंड्स बन जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम आइसोलेटेड ट्रीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट गार्डन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, वर्टिकल गार्डन्स कि अगर हमारे पास ज़मीन की खिलत है तो वर्टिकल गार्डन्स की नमूने हम कैसे पेश कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइनिंग, पार्किंग, ये सारे पार्क लैंड्स, इन तमाम चीज़ों को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अर्बन एरियाज़ में, शहरी इलाकों में ग्रीन क्लस्टर्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि मैं सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्बन फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ब्लू कॉरिडोर्स की भी बात करूँगा। लेक्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं हैदराबाद की अगर बात करूँ तो आज से अगर आप हैदराबाद की पुरानी तारीख पढ़ें तो मालूम ये होता है कि हैदराबाद शहर लेक्स का शहर था। मामला यही नहीं बल्कि भोपाल को लेक्स का शहर माना जाता था। खुद औरंगाबाद में भी काफ़ी लेक्स हुआ करती थी, लेकिन जो आज अर्बन हीट आइलैंड्स की वजह से सुखड़कर बहुत मुख्तसर होकर रह गई हैं। हमें इन लेक्स को दोबारा रिवाइव करना है, वाटर कैनल्स को बनाना है, ये सारे काम हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी मुहिम आपने शुरू की, वाटर प्लांटेशन की मुहिम, इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। और ये प्लांटेशन की मुहिम सिर्फ हमारी माहौलियाती ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको कई हदीस मिलती हैं। जैसे मैं कुछ हदीस ज़रूर कोट करना चाहूँगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के जो मुसलमान पौधा लगाता है उससे इंसान, चौपाई या परिंदे खा लें तो ये उसके लिए क़यामत तक के लिए सदका है। फिर ये कि मुस्नद अहमद की ये रवायत कि अगर क़यामत क़ायम हो रही हो, ये हम अक्सर अपनी तकारीर में कोट करते हैं कि अगर क़यामत क़ायम हो रही है और तुम में से किसी के हाथ में कलम हो और इस बात पर कादिर हो कि क़यामत क़ायम होने से पहले उसे लगा ले तो ज़रूर लगाए। फिर अबू दाऊद की ये हदीस भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो बेरी का दरख्त काटेगा अल्लाह उसे औंधे मुँह जहन्नम में डालेगा। तो बहरहाल हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अहादीस खुद इस बात की तरगीब देती हैं कि हमें माहौलियात के हवाले से अपना रोल ज़रूर अदा करना चाहिए। ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि जब हम प्लांटेशन की बात करते हैं तो हम ब्लाइंडली प्लांटेशन ना करें, बल्कि बहुत सोच समझ कर करें। हो सकता है कि हम कुछ अच्छे एक्सपर्ट से सजेशन लें, जैसे हमें पीपल का दरख्त लगाना कब है, बनियान का ट्री कब लगाना है, नीम का दरख्त कैसे लगाना है, उनका जो एरिया ऑफ कवरेज है उसको जहन में रख कर, अगर एरिया मुख्तसर हो तो कैसे हम अशोका के दरख्त लगा के इसी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, करी ट्रीज़ को कब हमें लगाना है, गुलमोहर को कब हमें लगाना है। ये तमाम तर चीज़ें अगर हम एक्सपर्ट से लें और कैसे हम अंधाधुंध शजरकारी ना करें, बल्कि किस जगह कैसे शजर पेड़ लगाएं। मिसाल के तौर पर अगर वाटर टेबल डाउन हो वहाँ हमने नीलगिरी के ट्रीज़ की प्लांटेशन की तो ये माहौलियात के लिए मुफीद नहीं बल्कि मुज़िर हो सकता है। फिर दरख्तों का इंतखाब कैसे करना है, शजरकारी की जो मुख्तलिफ़ तकनीक हैं उसकी ज्योमेट्री, उसकी एल्टीट्यूड, उसके गड़ों की गहराई, उसकी स्पेसिंग, उसकी सोशल फेंसिंग और उसके साथ साथ उसकी सैम्पलिंग, क्वालिटी, वाटरिंग और उसके फिर कंजर्वेशन कैसे हो, ये तमाम तर चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर ये हमसे ना होता हो बाज़ाब्ता शजरकारी तो आप चलते चलते खुले एरिया में बीजों को भी अगर डाल दें तो खुदरत खुद अपना काम कर जाती है। फिर इसके साथ साथ ट्री डेंसिटी कितनी हो इस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें कोई हतमी हल नहीं है, ज़ाहिर है। इसके मौसर तरीन हल ये हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए। अभी गुज़िश्ता जो दावत का शुमारा आया है उसमें बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है मुबशरा खान साहिबा ने कि किस तरह हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करते हुए, अपनी जो कंज्यूमरिज्म के हैबिट्स को कंट्रोल करते हुए भी माहौलियात में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इन तमाम तक चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो आयन मुमकिन है कि जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो दोबारा हरा भरा होगा और इंशाअल्लाह माहौलियात के जो मसाइल हैं वो बड़ी हद तक ज़ाइल हो जाएंगे, माहौलियात के मसाइल बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो इन नेमतें अता की हैं हम उसके कदरदान बने और उसकी कदरदानी करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ भी दे और अपना रोल अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन।